हेलो मेरे बिहार के प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी के डिमांड पर मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूं जीके जीएस का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, यानी कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा यानी कि पुलिस जो परीक्षा की वैकेंसी आई है उसका जीके जीएस का मैं बेजोड़ क्वेश्चन यानी कि इतना जबरदस्त और शानदार प्रश्न लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल का नाम क्या है? ईडू फाइवर। क्या है? ईडू फाइवर से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोगों का इकोनॉमिक्स में क्या है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पे क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। मान लीजिए आप उद्योगपति हैं, अगर आप अपने उद्योग की सामानों के लिए प्रचार का किसका प्रचार करते हैं, मान लीजिए आप जनसंपर्क प्रचार और विज्ञापन करते हैं, तो वो खर्च आपका किसमें आएगा? किसमें आएगा? वो खर्च आपका मध्यवर्ती उपभोग में आएगा। किसमें आएगा? मध्यवर्ती उपभोग में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा फैक्ट कि विज्ञापन तथा जनसंपर्क आदि जैसे अन्य विक्रय खर्चे यानी कि सेलिंग एक्सपेंसिन, ठीक है, ये क्या है? मध्यवर्ती उपभोग है। क्या है? मध्यवर्ती उपभोग है। साथ ही इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है, का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखिए देखिए दूसरा प्रश्न पे क्या पूछा गया है दोस्तों कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। देखिए ऐसा कौन सी आर्थिक प्रणाली है जहां पे सरकार कहती है कि वो निर्णय किसको देख के लेगी? समाज की आवश्यकताओं को देखकर ही उद्योगों को उत्पादन करना चाहिए। तो ये चीज किस तरह की कंट्री में होगा? समाजवादी कंट्री में। किस तरह के कंट्री में? समाजवादी वाले देशों में ये चीज देखा जाता है कि उद्योगों में क्या उत्पादन किया जाए ये समाज के लोगों की जरूरतों के हिसाब से ही तय होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है फैक्ट कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, किसके अनुसार? समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। देखिए बताए ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में सरकार यह निर्णय लेती है कि उत्पादन उन सारे चीजों का किया जाए जिसकी जरूरत हमारे समाज के लोगों का है। ठीक है, जैसे सुम्पीटर के अनुसार, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर केंद्रीय शक्ति का नियंत्रण होता है। किसका? उत्पादन के साधनों पर केंद्रीय शक्ति का नियंत्रण होता है। ठीक है, और जहां समाज की आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में ना होकर कहाँ होगा? सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। बताइए इन वस्तुओं में से बताना है कि कौन सा ऐसे वस्तु का समूह है जिसमें अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? कार और टेलीविजन सेट। तो ये सारे क्या है? टिकाऊ वस्तु है। दुग्ध और दुग्ध उत्पादन ये भी है। साथ ही खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादन, तो ये जो है ना ये आपका अर्ध टिकाऊ वस्तु है। क्या है? अर्ध टिकाऊ वस्तु है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी कुछ खास फैक्ट। ठीक है, देखिए खास फैक्ट में हम लोगों को जानना है कि अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मध्य स्थित होती है। यानी कि अर्ध
टिकाऊ वस्तुओं कौन होते हैं? जो टिकाऊ और क्या बोला गया है, टिकाऊ और साथ ही गैर टिकाऊ, यानी टिकाऊ और गैर टिकाऊ के जो बीच में आता है उसी को हम लोग बोलेंगे अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही इस प्रकार की वस्तुओं के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं, कौन वस्तुएं? वे वस्तुएं आती हैं जिनकी जीवन वैधता 1 वर्ष से 2 वर्ष होती है। कितना होती है? 1 वर्ष से 2 वर्ष होती है। ठीक है, साथ ही जैसे कपड़ा, कपड़ा भी हम लोग देखिए ना पहनते कितना साल है, 1 से 2 साल, उसके बाद वो कपड़ा नहीं बनते हैं। साथ ही जूता, जूता भी ज्यादा दिन नहीं टिकता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका जूता 6 ही महीना तक टिकता है। ठीक है, तो ये सब क्या आएगा? अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में। साथ ही गहना, गहना भी हम लोग देखिए, लेडीज लोग जो गहना पहनती है वो लोग भी 1 साल पहनेगा, उसके बाद बोलेगा हम दूसरा लेंगे, नया लेंगे, मार्केट में नया आया है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद संरक्षित खाद्य पदार्थ, ये सारे चीज होगी अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई शादीशुदा आपके घर में है, जैसे भाई की वाइफ हो सकता है या कोई भी, तो देखिएगा उन लोगों का नखरा। ठीक है, जैसे गहना यूज हो गया 1 महीना 6 महीना 2 महीना 6 महीना पहनेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? अब हम नया लेंगे। ठीक है, तो गहना भी आपका क्या हो गया? आपका अर्ध टिकाऊ वस्तु में आता है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, बताइए घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरेगी? कब गिरेगी बताइए, इस चीज को समझिए। मान लीजिए मार्केट में घटिया वस्तु बिक रही है, ठीक है, तो लोग कब खरीदेंगे घटिया वस्तु? जब उनके पास पैसा कम होगा, यानी कि उनका इनकम क्या है? कम होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पॉकेट में अगर 10,000 रुपया है, तो आप क्या सेकंड हैंड टीवी खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा ना, आप तो नया चीज खरीदिएगा। ठीक है, तो घटिया वस्तु की मांग कब गिरती है? जब आय बढ़ जाती है। तो आय बढ़ने से लोग नया चीज खरीदेंगे, घटिया चीज खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं, ठीक है, निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं, या हम लोग सेकंड हैंड बोलेंगे इंफेरियर गुड्स, ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है। जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या होती है? घट जाती है। अगर आपके पास, आपके पॉकेट में सैलरी आता है 20,000 रुपया, तो क्या आप सेकंड हैंड चीजें खरीदेंगे? नहीं, आप नया चीज खरीदेंगे ना। तो इसलिए जब आपका आय बढ़ता है तो घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं का मांग क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, और आय कम होने पर बढ़ जाता है। और आय जैसे ही घटता है लोगों का, तो वो लोग क्या करते हैं? सेकंड हैंड चीजें लेके ही काम चलाते हैं। ठीक है, चलिए सपोज दैट अगर आप लोगों का दोस्त वगैरह अगर कोई है, उसके पास इनकम कम है, तो वो देखिएगा हमेशा सेकंड हैंड बाइक खरीदेगा। लेकिन अगर उसका जॉब लग गया, सैलरी आ रहा 50,000 1 लाख, तो वो क्या सेकंड हैंड बाइक खरीदेगा? नहीं, वो क्या खरीदेगा? नया बाइक, वो भी बुलेट खरीदेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। इस प्रकार उपभोक्ता आय तथा घटिया वस्तु की मांग में विपरीत संबंध है। क्या है कि घटिया वस्तु और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध है। अगर आय बढ़ गया तो वस्तु की मांग भी घट जाएगी, घटिया वस्तु का। ठीक है, अगर आय घट गया तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। विपरीत है एक दूसरे का। ठीक है, चलिए निम्नांकित चित्र इस स्थिति को प्रकट करता है। देखिए ये जो चित्र है ना, वही चीज बता रहा है घटिया वस्तुओं का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये जो लॉरेंज वक्र है ना, ये क्या दर्शाता है? इकोनॉमिक्स में क्या दर्शाता है? तो ये आय का वितरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आय का वितरण को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र लॉरेंस वक्र है। क्या है? लॉरेंस वक्र है। ठीक है, क्या है? लॉरेंस वक्र। ठीक है, साथ ही कहलाता है, यह अमेरिकी सांख्यिकीकार, यानी कि अमेरिकी के सांख्यिकीकार है मैक्स ओलारेंज, क्या नाम है? ओलारेंज। ठीक है, द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो चलिए फैक्ट को याद रखिएगा, इससे जुड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ठीक है, देखिए कि कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का
वर्गीकरण है, यानी कि कच्ची यानी रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा माल आधारित कौन सा उद्योग है, ठीक है। तो लघु उद्योग, बृहत उद्योग, प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग ही क्या है आपका, कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए क्या कह रहा है कि कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे कृषि आधारित तथा खनिज आधारित है, ठीक है। किसके आधारित है, कृषि और खनिज आधारित है, जैसे चीनी, कपड़ा इत्यादि उद्योग कृषि तथा लोहा, कोयला और पेट्रोलियम, ये सब क्या है, आदि उद्योग खनिज आधारित उद्योग। देखिए चीनी, चीनी क्या है, एक तरह का कृषि आधारित उद्योग है। कृषि, चीनी किससे बनता है, गन्ना से, चकुंदर से, ठीक है। तो गन्ना कहाँ से आता है, कृषि से आता है, ठीक है। साथ ही लोहा और कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है, उद्योग खनिज है, ठीक है, जो आधारित है खनिज पर, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग प्राथमिक तथा औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। देखिए कृषि आधारित उद्योग जो है प्राथमिक और औद्योगिक क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्रिया में आते हैं, ठीक है। साथ ही इसके आंतरिक काम पूंजी वाले उद्योगों के विपरीत अधिक पूंजी वाले उद्योग बृहत उद्योग होते हैं, ठीक है। यानी कि अधिक पूंजी वाले उद्योग क्या होते हैं, बृहत यानी बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है, तो अब बताइए कोई ऐसा देश है जो उपभोक्ताओं के वस्तुओं को उत्पादन को छोड़ दे, तो वो क्या क्या हो सकता है, तो उसके लाइफ में क्या घटित हो सकता है। देखिए तो क्या होगा वो देश, बताइए। तो उस देश में क्या होगा, उसमें रहन सहन का दर्जा सबसे ऊंचा होगा, नहीं। उसमें यदि ज्यादा नहीं तो उतनी ही मात्रा के माल होगा, नहीं। प्लस वो शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, ये चीज आपका राइट आंसर है, ठीक है। वो जो है शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, यानी कि फॉरेन करेंसी अगर उसके पास नहीं आएगा तो वो क्या बन जाएगा, जल्दी ही गरीब बन जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने देश के जो उपभोक्ता वस्तु है उसे ही उत्पादन नहीं करेगा, तो उसके पास कुछ तो रहना चाहिए ना फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी भी नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, धीरे धीरे गरीब होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट देख लेते हैं। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई अन्य उत्पादन नहीं करता है तो वो शीघ्र ही गरीब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गरीब बन जाएगा। और यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा, क्योंकि उस देश में अन्य वस्तुओं का व्यापार ना होने से आर्थिक संकट का दौर आरंभ हो जाएगा। यही चुनौती भारत के पास भी था, क्योंकि भारत के पास 1991 से पहले मात्र विदेशी यानी फॉरेन करेंसी जो था बहुत कम था, सिर्फ आयात 14 या 15 दिन तक ही भारत कर सकता था, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए भारत को लोन लेना पड़ा, किससे, वर्ल्ड बैंक और IMF से, ठीक है। तो यही चीज था भारत में एक समय में, लेकिन भारत अब क्या है कि भारत आत्मनिर्भर धीरे धीरे बनता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से नए जो आर्थिक सुधार हुआ था उसका अंग नहीं है। तो उदारीकरण ये तो था, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ये भी था, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन ये भी था, केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ये नहीं था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए वर्ष 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरने पड़ा, कब, 1991 में, ठीक है। और अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अनेक इकोनॉमिस्ट जो थे उनके अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था में यह सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। यानी कि भारत की आजादी के बाद से 1991 का जो आर्थिक संकट था वो अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था। मैंने बताया कि वहां पे भारत के पास FDI यानी कि फॉरेन करेंसी जो था, ठीक है, वो बहुत कम था, ठीक है। फॉरेन करेंसी जो है भारत के पास मात्र 8 या 14 दिन का आयात करने का उतना ही पैसा था भारत के पास, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ा, नए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निम्न नीतियां अपनाई गई। पहला उदारीकरण, फिर वैश्वीकरण व
निजीकरण, ठीक है। और अतः केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, ठीक है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ये तीनों शर्त रखा गया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। बोला गया था भारत को कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये तीनों चीज अपनाना पड़ेगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ठीक है दोस्तों। तभी भारत को लोन मिला था और उस लोन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा ढांचागत सुधार आया और भारत धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाते चला गया और धीरे धीरे भारत विकासशील से विकसित देशों की ओर अग्रसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अत्यधिक मंदी किस काल में आई। तो अत्यधिक आर्थिक मंदी 1929 से 1934 के काल में भारी भीषण आर्थिक मंदी आई था। और ये काल कब था? द्वितीय विश्व युद्ध का, देखिए सेकंड विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 और फर्स्ट 1914, यानी कि इन दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल में सबसे भीषण आर्थिक मंदी आ गई 1929 और 1934। क्योंकि 1929 के समय में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 1918 में, उसके बाद बहुत सारे देशों में बहुत सारा हानि हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का अर्थव्यवस्था डगमगा गया, ठीक है। तो इस कारण से 1929 में बहुत ही भारी आर्थिक मंदी आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। देखिए भारत का जो भुगतान संतुलन है उसको किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा का अवमूल्यन, बिल्कुल सही, इसके द्वारा भी ठीक होगा। प्रबल निर्यात संवर्धन, ये भी सही है। और आयात प्रतिस्थापन, यानी कि आयात को कम करना है, तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो चलिए अब इससे जुड़े फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन के साथ ही प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन के उपाय करेंगे। ये तीनों ही आपका राइट आंसर है भारत में भुगतान संतुलन को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब समझ रहे हो कि भारत की जो नोट है ना, रुपया, उसका दाम यानी कि अवमूल्यन उसको नीचे कर दिया, तो इससे हम लोग क्या फायदा होगा बताइए। अगर मान लीजिए भारत की मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है डॉलरों के मुकाबले, तो भारत को क्या लाभ होगा? भारत में भुगतान संतुलन बना रहेगा। एग्जाम्पल के आधार पे हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए भारत में 10 रुपया में 5 पेन मिल रहा है, कितना? 5 कलम मिल रहा है, ठीक है। 10 रुपया में 5 कलम मिल रहा है, ठीक है। अब भारत ने क्या कर दिया? मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अब भारत ने बोला कि 10 रुपया में आपको 7 कलम मिलेगा। कितना कलम मिलेगा? 7 कलम मिलेगा। तो क्या होगा? विदेश से जो भी लोग आएंगे वो लोग तुरंत आ जाएंगे खरीदने, क्योंकि 10 रुपया में 5 कलम तो हर एक देश में मिल रहा है। लेकिन भारत ने क्या कर दिया कि 10 रुपया में 7 कलम मिल रहा है आपको, तो क्या होगा? भारत का निर्यात बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। भारत ज्यादा कलम का उत्पादन करेगा और ज्यादा कलम को विदेशों में बेचेगा, तो भारत के पास क्या आएगा? फॉरेन करेंसी आएगा, यानी विदेशी मुद्रा आएगा। तो इससे भारत का क्या होगा? भुगतान संतुलन बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल क्या होगा? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है, क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होता है और विदेशी आरक्षित निधि में कमी होता है, ठीक है। ये होगा। उसके बाद बोल रहा है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ठीक है। और आय में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में आयात में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या दिया है? निर्यात में वृद्धि तो होगा और भुगतान संतुलन में भी क्या होगा? सुधार होगा। यही तो करना है। 5 रुपया में 10 रुपया में अगर 5 कलम मिल रहा था, तो अब हम लोग 10 रुपया में 7 कलम कर दिए। तो इससे क्या होगा? हम लोगों का निर्यात भी बढ़ गया और हम लोगों का जो भुगतान संतुलन है वो भी क्या हो गया? बैलेंसिंग हो गया, यानी हमारे पास विदेशी मुद्रा भी तो आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड और भी फैक्ट। देखिए क्या कह रहा है फैक्ट कि मुद्रा के अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ पाए कि किस तरह से हम लोग मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं और किस तरह से हमने भुगतान संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखें
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो प्रत्यक्ष है, विजुअल है, ठीक है। तो कौन सा है, धन कर। धन कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर है, यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए टोटल इनकम है, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो आपको उससे कुछ पे करना पड़ता है इनकम टैक्स के रूप में, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। देखिए फैक्ट क्या कह रहा है कि धन कर एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है, विधान है जो 1 अप्रैल 1957 को अस्तित्व में आया था। कब, 1 अप्रैल 1957 को अस्तित्व में आया था। धन कर का उद्ग्रहण संपत्ति के स्वामित्व के प्राप्त लाभों पर किया जाता है, यानी कि धन कर का जो उद्ग्रहण है संपत्ति के स्वामित्व के प्राप्त लाभों पर किया जाता है, जबकि विक्रय यानी बिक्री कर, उत्पाद कर तथा मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। देखिए बिक्री कर क्या है, बिक्री कर और उत्पाद कर तथा मनोरंजन कर, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और ये मनोरंजन कर जो है ये कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड और भी प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। तो वो टैक्स है आपका व्यवसायिक कर। कौन सा कर, व्यवसायिक कर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं ली जाती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट। व्यावसायिक करों की यानी प्रोफेशनल टैक्स की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यह राज्य सरकारों के द्वारा वसूली की जाती है। किसके द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा वसूली की जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य है जहां यह कर वसूला जाता है, ठीक है। कौन सा कर, व्यवसायिक कर यानी प्रोफेशनल टैक्स। ये कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार नहीं लगाती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। देखिए भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है, बताइए। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष कर, सीमा कर, घाटे की वित्त व्यवस्था या संयुक्त उत्पादन कर। तो क्या है वो चीज, प्रत्यक्ष कर है। क्या है, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। देखिए प्रश्नकाल वर्तमान में भी भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्रत्यक्ष कर किसमें आता है, प्रत्यक्ष कर में से आता है, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स सही होता है और प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर, निगम कर। देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या टैक्स आता है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बार बार इस फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या क्या होता है, आय कर, निगम कर, संपत्ति कर और स्टेट ड्यूटी और उपहार कर और व्यय कर तथा ब्याज कर भी। ये सारे जितने भी टैक्स है ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। किसमें आता है, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर में, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका बनने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। साथ ही अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, वो किसमें जाता है, सीमा कर है, ठीक है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए जीएसटी, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा गया था जब 2016 में जीएसटी आया था, तो ठीक है कि इसमें पूछा गया था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है। तो जीएसटी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। साथ ही यदि बजट 2019-20 के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा क्रमशः जीडीपी का 6.6% तथा 5.5% है। देखिए यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा है 6.6 और इनडायरेक्ट से 5.5%, ठीक है। जबकि कुल कर जीडीपी का 12.1% था। ये किस डाटा के अंतर्गत था, 2019 और 20 के बजट के अनुसार, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। देखिए इनमें से जो टैक्स है ना
वो सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा कौन सा लगाया जाता है, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर और निगम कर। तो अभी ये सब हम लोगों ने देखा कि ये सब डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो मनोरंजन कर है ना, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार लगाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए, मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर, भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर और मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क तथा व्यावसायिक कर इत्यादि है। देखिए, ये सारे टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाते हैं, ठीक है। जिसमें पहले क्या आता है, भू राजस्व कर, फिर क्या आता है, स्टाम्प शुल्क, फिर पथ कर, फिर मोटर वाहन कर और फिर आता है राज्य उत्पादन शुल्क। तो ये सारे और मनोरंजन शुल्क, ये सारे कौन वसूलते हैं, राज्य सरकार, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, एकदम आराम से और इजी से समझना है चीजों को, ठीक है। और इजी से वैकेंसी एक सीट आपको ले लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का कारक है, ठीक है। उत्पादन का कारक कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ये तीनों ही क्या है, उत्पादन का कारक है। मान लीजिए कल को आप अगर बिजनेस करोगे, आपको, चलिए मान लीजिए आपको एक शॉप खोलना है, तो शॉप खोलने के लिए क्या चाहिए, आपको जमीन चाहिए, श्रम भी चाहिए। मान लीजिए उस दुकान में किसी को तो लगाना होगा ना, श्रम भी चाहिए और भौतिक पूंजी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कैसे खोल पाइएगा। ये तीनों ही क्या है, आपको उत्पादन का कारक है, ठीक है। तो उत्पादन का कारक टोटल 4 होता है, ठीक है। देखिए 4 क्या क्या होता है, मैं आपको फैक्ट के रूप में दिखाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कहे, उत्पादन के 4 कारक है। कितने कारक है, 4 कारक है। पहला है भूमि, फिर है श्रम, फिर है पूंजी और क्या है, उद्यमिता कौशल, यानी स्किल तो चाहिए ना, उद्यमिता कौशल बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरप्रेनर स्किल्स, ठीक है। पूंजी को प्राय वित्तीय पूंजी भी कहते हैं। पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय पूंजी, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। एवं भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपको उत्पादन के कारक, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, ठीक है। ये तीनों चीज तो शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। ये चीज जो है ना, ये चीज आपका राजकोषीय प्रणाली में शामिल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए, भारत की राजकोषीय नीति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है। देखिए, भारत के राजकोषीय नीति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता तथा संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण राजकोषीय नीति में शामिल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने की संबंधित नीति क्या कहलाती है। देखिए, सरकार किसके अंतर्गत खर्च करती है, किसके अंतर्गत कराधान करती है और उधार लेती है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, कौन सी नीति, राजकोषीय नीति। कौन सा नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए क्या कह रहा है कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित क्रियाओं तथा हिनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होने से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। ये जो फैक्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो राजकोषीय नीति से क्वेश्चन आता ही आता है, ये गारंटी है मेरा 100%, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर इकोनॉमिक्स का उस पर आता है क्वेश्चन, तो आपका फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजकोषीय नीति का संबंध है, बताइए राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से, बैंकिंग व्यवस्था के विनियमन से, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से, या सरकार की आय तथा व्यय से। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सरकार आय व्यय उधार, ठीक है, और ये सारी चीज किसमें करता है? राजकोषीय नीति में। तो किससे संबंधित है? सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है, ठीक है, राजकोषीय नीति। चलिए अब देखते हैं फैक्ट। देखिए राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से, किसे है? सरकार की आय तथा व्यय से, यानी कि खर्च और कमाई से है। और राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, अनुदानों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, जिसके अंतर्गत उधारों में दिए गए शुल्क, शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित है, का अतिरेक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको नोट करके याद भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राजकोषीय घाटा में, राजकोषीय घाटा या राजस्व प्राप्तियों से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा इकोनॉमिक्स, अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न। देखिए आखिरी प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको बोला गया है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? किसे घटाया जाएगा बताइए? अप्रत्यक्ष कर। किसको? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाया जाएगा, तभी वो हमारा क्या निकलेगा? राष्ट्रीय आय निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट में है। तो जब भी हम लोग फैक्टर कॉस्ट में रखते हैं तो उसमें से हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? सब्सिडी को इंक्लूड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो उससे क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से उसको हटा देंगे तो वो बन जाएगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थे आपको, देखिए इससे जुड़े और भी फैक्ट कि राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या था? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या शामिल करेंगे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्सिडी को देना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देना है। ठीक है, तो वही मेरा हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, और बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद सब्सिडीज। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको करने हैं। ये फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स, यानी कि आपके जो जीके जीएस प्रश्न है उसमें से जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड में 20 जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एकदम बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बिहार सिपाही एग्जाम को निकालना चाहते हैं और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए तो आप हमारे चैनल एडुफाइबर से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसी चीज से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। तभी हम लोग लाते हैं धमाकेदार क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।